नमस्कार दोस्तों। आज बात कर रहा हूँ कमाल के टॉपिक के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाएगी, कैसे आपको कैलकुलेट करना है प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। जब आप अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाएगी। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है सेक्शन 13 IGST एक्ट का सेक्शन 13 है। सेक्शन 13 के अंदर ही सर्विस के केस में बताया है कि कैसे प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट होगी। देख सकते हैं, बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज वेयर लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया। सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन समझ लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में देख सकते हो, IGST एक्ट के अंदर है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? बेसिकली कंडीशन है, 5 कंडीशन। अगर पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तभी वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में काउंट होगी। पहली कंडीशन ये है कि सप्लायर का जो लोकेशन है, जो सर्विस की सप्लाई कर रहा है, वो इंडिया में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि रिसिपेंट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, जो सर्विस रिसीव कर रहा है आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि पेमेंट जो आपको रिसीव में हो वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होकर इंडियन रुपीज़ में आपके बैंक में है। चौथी कंडीशन है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन है कि सप्लायर और रिसिपेंट सेम एंटिटी, सेम स्टेब्लिशमेंट की एंटिटी के पार्ट्स ना हो। सेम एंटिटी के पार्ट नहीं हो मतलब कि सप्लायर और रिसिपेंट में कोई आपस में रिलेशन नहीं हो, जैसे कि उसका पार्टनर सेम नहीं हो, ठीक है, उसके डायरेक्टर सेम नहीं हो। समझ में आया? तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को क्वालिफाई कर जाएगी। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई करता है, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन सेक्शन 13 के अंदर है, जो बताती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों सब सेक्शन 1 में बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन की जाएगी, जहाँ पे सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया होगी उसके अकॉर्डिंग। सब सेक्शन 2 में बोलता है यहाँ पे कि प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन जो रिसिपेंट की लोकेशन होगी वही यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन सब सेक्शन 3 से लेके 13 तक को छोड़, यानी सेक्शन 13 का सब सेक्शन 2 जनरल रूल के बारे में बोलता है कि जो रिसिपेंट की लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, लेकिन जो सब सेक्शन 3 से लेके 13 में बातें बताई गई है उन सबको छोड़ के बाकी सभी केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपेंट की लोकेशन होगी, ठीक है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं 3 से लेकर 13 तक के पॉइंट्स। तीसरे में बोलता है कौन से केस में जहाँ पे सर्विस परफॉर्म होगी, वो जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई है वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाएगा। सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ सर्विस परफॉर्म हुई है उस केस में वो लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाएगा। जहाँ पे ए में बोलते हैं कि अगर सर्विस सप्लाई की गई है गुड्स के रिस्पेक्ट में फिजिकली अवेलेबल है, और वो सर्विस अगर दी जा रही है गुड्स के रिस्पेक्ट में जहाँ पे गुड्स फिजिकली अवेलेबल है, तो उस केस में वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जांपल के लिए अगर इंडिया में गुड्स है, उसके ऊपर कोई सर्विस दे रहे हैं US क्लाइंट के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानी जाएगी। ये वाले मोड बोलते हैं सर्विस सप्लाई की जाती है इंडिविजुअल को, जब वो जहाँ पे उसकी फिजिकल प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है उस केस में। तो जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म हुई है वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। एग्जांपल के लिए इंडिया में डॉक्टर बैठे हैं, बाहर की पार्टी इंडियन के डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराती है, ठीक है, US की क्लाइंट है, तो वो सर्विस लेने के लिए इंडिया आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी सर्विस ले रहे हैं। तो सर्विस परफॉर्म कहाँ हुई? इंडिया में, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया ही मानी जाएगी। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर लोकेटेड है इंडिया में और उसकी सर्विस उसकी वहाँ पे सर्विस सप्लाई की जा रही है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे जहाँ भी सप्लाई दी जाएगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, यानी इंडिया ही मानी जाएगी। और वो सप्लाई US क्लाइंट के लिए दी जा रही है तो इंडिया ही सप्लाई मानी जाएगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल, कोई साइंटिफिक एक्टिविटी हो गया, आर्टिस्टिक एक्टिविटी हो गया, एजुकेशनल एक्टिविटी,
एंटरटेनमेंट, इवेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, इस तरह का कोई सिमिलर इवेंट्स है, ठीक है, जैसे कोई मार्केटिंग एग्जीबिशन कर दिया आपने, तो इस तरह की अगर सर्विसेज सप्लाई की जा रही है तो जहाँ पे सर्विसेज परफॉर्म होगी एक्चुअली वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। जैसे कि अगर इंडिया में इस तरह की एग्जीबिशन, मार्केटिंग कैंपेन, इवेंट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानी जाएगी। तो जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानी जाएगी तो वो एक्सपोर्ट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन को डिसक्वालीफाई कर जाएगा, यानी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना ही नहीं जाएगा अगर ऐसा होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो इंडिया होती है तो, ठीक है, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। समझ में आया? इसी प्रकार से बोलते हैं कि सबसेक्शन 3, 4, 5 के अंदर सप्लाई है और वो एक से अधिक लोकेशन में हो रही है, उस तरह की सर्विसेज सप्लाई हो रही है, इंक्लूडिंग जो टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन है उसमें, तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी की जो लोकेशन है वो कंसिडर की जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए कोई इवेंट हो रहा है और वो इवेंट एक साथ कई देशों में हो रहा है या कई जगहों में हो रहा है, उसमें से कोई एक इंडिया भी है और आपने 4-5 देशों में इवेंट कराया, तो यहाँ पे लोकेशन इसमें से बोलते हैं कि टैक्सेबल टेरिटरी की जो लोकेशन होगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया हो गई तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया मानी जाएगी। तो दोस्तों 7वें की बात करें तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर सर्विसेज मल्टीपल स्टेट्स में दी जा रही है इंडिया के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे सर्विसेज प्लेस ऑफ सप्लाई को जो है जहाँ पे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म होगी उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई को स्प्लिट किया जाएगा। अगर 7 जगह पे सर्विस परफॉर्म हो रही है तो 7 जगह यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई होगी और उसके अकॉर्डिंग इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। 8वें में बोलते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसकी लोकेशन मानी जाएगी। कौन सी कंडीशन में? ए, अगर सप्लाई की जा रही है एक बैंकिंग कंपनी के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, ठीक है, उस केस में जो बैंकिंग कंपनी की लोकेशन है वो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा, अगर कोई इंटरमीडिएट सर्विस दिया जा रहा है तो भी सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। या सर्विसेज ट्रांसपोर्ट की दी जा रही है, हायरिंग की, एयरक्राफ्ट वाली ट्रांसपोर्ट को छोड़ के विशल अप की दी जा रही है टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो उस केस में सप्लायर की लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो 10वें में कह रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो मानी जाएगी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में जब पैसेंजर ने बोर्ड किया था, ठीक है, कंटिन्यूस जर्नी के लिए बोर्ड किया था जिस प्लेस से, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। जैसे कि अगर वो दिल्ली से बैठ के आगे दुबई के लिए जा रहा है तो दिल्ली उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। 11वें में बोल रहे हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी जब सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है बोर्ड ऑफ कन्वेंस की, ठीक है। तो देखो यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि जहाँ पे फर्स्ट टाइम बोर्ड किया था वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, चाहे आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ साथ और भी सर्विसेज दे रहे हो आप, जैसे मील का हो गया, ठीक है, इस तरह की सर्विस। तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम बोर्ड किया था या पहली बार चढ़े थे तो वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। 12वें पॉइंट में बोलते हैं कि अगर ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस रिवर्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई रेसिपेंट सर्विस रेसिपेंट की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन की सर्विस गूगल को दे रहे हैं तो वो आपको उसके बदले में पे आउट देती है। तो गूगल क्या है, यूएस बेस्ड कंपनी है, तो वो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। उस केस में ये एक्सपोर्ट को क्वालिफाई कर जाएगा। को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई की कैलकुलेशन करनी है, सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट का देख सकते हैं। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।